गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर सेट 6 जो है इसका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले जो पेपर हो चुके थे वो 5 पेपर हमने कर लिए थे और उसका सॉल्यूशन भी हमने कर लिया था। वो उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे होंगे उत्तराखंड हिंदी के वो आपने नोट कर लिए होंगे। और कोई भी जो इस पेपर सेट से जुड़ना चाहता है वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके बाद आपको क्या होगा, PDF में पेपर मिल जाएगा और उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यहीं यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं पेपर सेट 6 की। इसमें पहला क्वेश्चन जो था कि निम्न में से किस शहर को छात्र के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन थे इसमें, पहला बेंगलुरु, दूसरा था देहरादून, तीसरा था मुंबई और चौथा था चंडीगढ़। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला बेंगलुरु। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था भारतीय मानक ब्यूरो निम्न में से किस स्थान पर एक पश्मीना प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। इसमें ऑप्शन थे, पहला शिमला, दूसरा था लेह, तीसरा था मनाली और चौथा था चंबा। तो इसका जो आंसर होगा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो पश्मीना परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, इसका आंसर होगा दूसरा लेह में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन था, पहला अंकुर तेजा, दूसरा था राकेश अस्थाना, तीसरा था अजय झा और चौथा था संजय सिंह। तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसके अभी जो प्रमुख हैं आंसर होगा दूसरा राकेश अस्थाना। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2019 की ये बात है। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली या कपिल देव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा कपिल देव। पांचवा क्वेश्चन है, रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी निम्न में से किस शहर में खोली गई है। मुंबई, पुणे, प्रयागराज और चौथा ऑप्शन था नई दिल्ली। तो जो ये रेलवे की प्रिंटिंग प्रेस है हेरिटेज गैलरी नाम से, इसका आंसर हो जाएगा पहला मुंबई। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन जो था, राज्य के किस गीत को दूड़ो नृत्य गीत के रूप में भी जाना जाता है। तो दूड़ो नृत्य गीत किस गीत का नाम है ऐसा बताना था। ऑप्शन है, पहला बाजूबंद नृत्य गीत, दूसरा है चौफला नृत्य गीत, तीसरा है बारामासा, चौथा है झूमेलो। तो जो दूड़ो नृत्य गीत है इसका आंसर हो जाएगा पहला बाजूबंद नृत्य गीत। सातवां क्वेश्चन है, काफल पाको गीत के रचनाकार कौन थे। काफल पाको गीत के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन है, पहला गुमानी पंत, दूसरा है चंद्र कुंवर बर्तवाल, तीसरा है गौरदा और चौथा है किशोरी लाल वैद्य। तो काफल पाको जो गीत है इसके रचनाकार आंसर होगा दूसरा चंद्र कुंवर बर्तवाल। आठवां क्वेश्चन है, जागर गीत में देवता का अवतरण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। ऑप्शन था इसमें, पहला जागरिया, दूसरा था डंगारिया, तीसरा है झोड़ा और चौथा है अवतरण। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दूसरा यानी कि डंगरिया। नौवां क्वेश्चन है, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है। ऑप्शन थे, पहले देशभक्तिपूर्ण गीत, दूसरा था धार्मिक गीत, तीसरा था मनोरंजनात्मक गीत और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 9वें में आपको आंसर याद रखना है कि इसका आंसर होगा तीसरा मनोरंजनात्मक गीत। 10वां क्वेश्चन, निम्न नृत्य गीतों में से कौन सा कुमाऊं क्षेत्र का है। ऑप्शन था, पहला खुदेड़ गीत, दूसरा था बाजूबंद नृत्य गीत, तीसरा था भगनौल गीत और चौथा था छोपती गीत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा भगनौल गीत। 11वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। ऑप्शन है, पहला लोक नृत्य से, दूसरा है पशुपालन से, तीसरा है पौधरोपण से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है हरेला पर्व संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा पौधरोपण से संबंधित। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध नृत्य गीत है। युद्ध नृत्य गीत है। ऑप्शन है, पहला छोलिया नृत्य, दूसरा है झोड़ा नृत्य, तीसरा है बैर नृत्य और चौथा है चूरा नृत्य। तो इनमें से जो पहला है छोलिया नृत्य जो कि तलवार की ढाल के साथ किया जाता है, तो इसको युद्ध नृत्य गीत भी कहा जाता है। कौन सा, छोलिया नृत्य आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, बाघ व घुरड़ निम्न में से किसका चित्र है। ऑप्शन था, पहला ज्वालाराम का, दूसरा है मौलाराम, तीसरा है मुकुंदीलाल और चौथा है पृथ्वीपति शाह। तो बाघ और घुरड़ जो है ये एक प्रसिद्ध चित्र है मौलाराम का। 14वां क्वेश्चन, मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। पहला ऑप्शन है घनवाद्य, दूसरा है सुशिर वाद्य, तीसरा है चर्म वाद्य और चौथा है तांत वाद्य। तो मंजीरा जो होगा ये किस श्रेणी में आएगा, तो आंसर होगा पहला घनवाद्य। 15वां क्वेश्चन है, झुमेलो किस प्रकार का गीत है। ऑप्शन है, पहला परिणय गीत, दूसरा है उपदेशात्मक गीत, तीसरा है मांगलिक गीत और चौथा था ऋतु गीत। तो झुमेलो आपको याद रखना है कि एक प्रकार का ऋतु गीत है।
16वां क्वेश्चन, पारंपरिक वाद्य यंत्र मोछंग किससे निर्मित होता है? बांस से, दूसरा ऑप्शन है तांबे से, तीसरा है भेड़ की खाल से और चौथा है लोहे से। तो मोछंग जो तैयार किया जाता है वो आंसर होगा चौथा, लोहे से। 17वां क्वेश्चन है, तुगियल शरीर के किस अंग का आभूषण है? गले का, दूसरा है बाजू का, तीसरा है कान का और चौथा है पांव का। तो तुगियल जो होते हैं यह आभूषण कान का एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित फिल्म तेरी सौ किसके निर्देशन में बनी है? यानी इसके निर्देशक कौन थे? ऑप्शन है पहला पारेश्वर गौड़, दूसरा है विश्वेश्वर दत्त नौटियाल, तीसरा है अनुज जोशी, चौथा है रमेश मंदोलिया। तो जो गढ़वाली फिल्म थी जगवाल, उसके तो निर्देशक जो थे वो पारेश्वर गौड़ हैं, लेकिन तेरी सौ के निर्देशक जो हैं वो अनुज जोशी हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसका आंसर जो होगा अनुज जोशी। 19वां क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष गेंदा कौतिक मेला लगता है। गेंदा कौतिक जो है इसे गेंदी मेले के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है इसमें हरिद्वार, टिहरी, अल्मोड़ा और चौथा है पौड़ी। तो ये गेंदी मेला जो है ये लगता है कहाँ? पौड़ी में। जौनसारी समाज में बुढ़ियात लोक नृत्य किया जाता है। ऑप्शन है पहला शिशु के जन्म पे, दूसरा है महिला के प्रथम बार मायके आने पर, तीसरा है होली के अवसर पे और चौथा है खेती कटाई के अवसर पे। तो जो ये बुढ़ियात लोक नृत्य होगा इसका आंसर होगा पहला, शिशु के जन्म के अवसर पे। 21वां क्वेश्चन जो है, प्रत्येक वर्ष धानों की रुपाई के समय हिज यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन है इसमें पहला नैनीताल, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है चंपावत और चौथा है पिथौरागढ़ में। तो जो हिल यात्रा उत्सव होता है ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। और लखिया भूज जो होता है इसमें मुख्य पात्र के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य में गीत नहीं गाए जाते? ऑप्शन है पहला तांदी, दूसरा है छोलिया, तीसरा है भाटा साटा और चौथा है छपेती। यानी कि केवल जो है वो नृत्य होना चाहिए, उसमें गीत ना हो। तो आंसर जो होगा इसका वो होगा दूसरा, छोलिया नृत्य, ठीक है, जिसमें कि कोई क्या नहीं होता है, गीत नहीं होता है। 23वां क्वेश्चन है, झाल, बिणाई, दमामा तथा मुरियो क्या है? ऑप्शन है पहला राज्य के धार्मिक स्थल हैं, दूसरा राज्य की पहाड़ियां हैं, तीसरा है कुमाऊं के वाद्य यंत्र और चौथा है आभूषण है। तो ये जो ये विणाई हो गया, दमामा हो गया है और मुरिया हो गया, ये क्या है? कुमाऊं के वाद्य यंत्र। 24वां क्वेश्चन है, सुदमन नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन है पहला हाथ में, दूसरा है कंधों में, तीसरा है पैर में और चौथा है कान में। तो ये आपको याद रखना है कि सुदमन जो आभूषण है ये कहाँ का है? पैर का आभूषण है। 25वां क्वेश्चन, गढ़वाल चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन है किशोरी लाल, दूसरा है महिदर डंगवाल, तीसरा है मौलाराम और चौथा है मुकुंदी लाल। तो गढ़वाल चित्रकला जो थी, भले ही इसकी शुरुआत मौलाराम से पहले हो चुकी थी, लेकिन ये माना जाता है कि मौलाराम ने ही इसको अपनी श्रेष्ठ चरम सीमा पर जो पहुंचाया गढ़वाली चित्रकला को, ये मौलाराम ने पहुंचाया, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो मौलाराम हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, खानू आंगड़ी क्या है? खानू आंगड़ी क्या है? ऑप्शन है पहला गढ़वाल के पुरुषों का एक परिधान है, दूसरा है कुमाऊनी पुरुषों का परिधान है, तीसरा ऑप्शन है गढ़वाली महिलाओं का एक परिधान है और चौथा है कुमाऊनी महिलाओं का एक परिधान है। तो ये आपको याद रखना है कि खानू आंगड़ी जो है ये कुमाऊनी महिलाओं का एक परिधान है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 27वां क्वेश्चन इसमें है, चौफला क्या है? पहला ऑप्शन है एक बुग्याल है, दूसरा है एक तहसील है, तीसरा है एक वाद्य है और चौथा है एक नृत्य। तो चौफला आपने सुना ही होगा, एक प्रसिद्ध नृत्य है चौफला नृत्य, ठीक है। तो एक नृत्य इसका आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, चैती मेला किस जनपद में आयोजित होता है? उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून या पौड़ी। तो चैती मेला आपको पता ही है कि काशीपुर में लगता है चैती मेला, तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर में। 29वां क्वेश्चन है, मेगा आ किस भाषा की फिल्म है? हरियाणवी, बंगाली, गढ़वाली या कुमाऊनी। तो मेगा आ जो है ये कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म मानी जाती है, जबकि जगवाल को गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म माना जाता है। 30वां क्वेश्चन अगर हम देखें कि प्रत्येक वर्ष 5वें धाम की यात्रा का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन है पहला चमोली में, दूसरा है टिहरी में, तीसरा है उत्तरकाशी में और चौथा है चंपावत में। तो जो खतलिंग रुद्र देवी यात्रा है उसको 5वें धाम की यात्रा भी कहा जाता है और ये जो होती है ये टिहरी से होती है। तो आंसर इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा टिहरी। अब क्वेश्चन हिंदी के हैं। 31 क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6 या 8। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 2, ठीक है।
32वां क्वेश्चन है, निम्न व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों का स्पर्श करती है, उन्हें क्या कहते हैं? कोमल तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन या दंत्य व्यंजन। तो अगर दांत को स्पर्श करती हो तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, दंत्य व्यंजन। 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन था पहला ई, दूसरा था ई, तीसरा ए और चौथा था अय। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर जो होते हैं वो सजातीय स्वरों से मिलके बनते हैं, यानी एक जैसा स्वर अगर मिलके जो है, जैसे कि अगर ई प्लस ई से दीर्घ ई बन जाए, ह्रस्व ई से और दो ह्रस्व ई अगर मिले और उससे एक दीर्घ ई बन जाए तो तब जाके वो क्या करेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। जबकि ए जो है वो आ प्लस ई से मिलके बना है, इसलिए उसको दीर्घ स्वर नहीं कह सकते, संयुक्त स्वर जरूर कह सकते हैं लेकिन दीर्घ नहीं कह सकते। तो इसमें जो दीर्घ स्वर वो बोल रहा है तो वो होगा दूसरा ई, यानी कि जो ह्रस्व जो कि दीर्घ ई है यानी दूसरा वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। हमेशा याद रखना आपको कि समजातीय होनी चाहिए, समजातीय से मिलके बने तभी ही उसे दीर्घ कहेंगे, ठीक है। तो दूसरा आंसर हो जाएगा ई। 34वां क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। तो जिह्वा के आधार पर अगर हम देखें तो जो जिह्वा का अगला भाग जिनमें प्रयोग में आता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जिसमें मध्य भाग आता है मध्य स्वर, और जिसमें पिछला भाग प्रयोग में आता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। यानी कि प्रकार हो गए हैं कितने? 3। 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन था पहला गा, दूसरा था जा, तीसरा था वा और चौथा था सा। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला और वा को रखा जाता है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वा हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है पहला खा, दूसरा है गा, तीसरा है घा और चौथा है ठा। तो जब हम अल्पप्राण महाप्राण की बात करते हैं तो वर्ग में अगर जो है 5 वर्ण हैं तो पहला जो हो जाएगा वो अल्पप्राण होगा, दूसरा फिर महाप्राण होगा, तीसरा फिर से अल्पप्राण होगा, चौथा महाप्राण होगा और 5वां फिर से क्या होगा? अल्पप्राण होगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होगा वो अल्पप्राण होगा। तो इनमें से जब हम देख रहे हैं तो खा जो है, का, खा, ये दूसरे नंबर का वर्ण आ रहा है तो ये महाप्राण हो जाएगा। घा जो आ रहा है ये चौथे नंबर का हो रहा है तो ये महाप्राण हो जाएगा। ठा भी जो है वो महाप्राण हो जाएगा। जबकि गा हम देख रहे हैं, का, खा, गा, ये तीसरे नंबर का जो है वर्ण है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। इसलिए आंसर जो होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि पहला, तीसरा, 5वां वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण होता है। 27वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन है पहला जा, दूसरा है का, तीसरा है चा और चौथा है टा। तो इनको अगर हम देखें तो पहला, दूसरा अघोष अघोष होते हैं और लास्ट के तीसरा, चौथा, 5वां क्या होता है? सघोष होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जा जो है वो तीसरा वर्ण है तो ये क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। सघोष को ही इसने घोष वर्ण लिखा है। अच्छा, 38वां क्वेश्चन है, रा का विवरण है। रा जो एक वर्ण है इसका विवरण क्या है? ऑप्शन पहला वर्ष्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन है, दूसरा है वर्ष्य पार्श्विक और सघोष है, और तीसरा है वर्ष्य संघर्षी है, अल्पप्राण व्यंजन है, और चौथा है सघोष महाप्राण व्यंजन है। तो इतनी बात तो क्लियर इसमें हो जाएगी कि रा जो है अल्पप्राण व्यंजन है। इस हिसाब से 2 ऑप्शन हट जाएंगे। उसके बाद आपको ये भी रखना है कि रा जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जो होती है मुड़ जाती है इससे बोलने में, इसलिए लुंठित भी है। तो इनमें से ऑप्शन जो होगा वो पहला वाला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी कि लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। ठीक है। 39वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है यानी कि उसमें क्या जिह्वा जो है वो दंत से स्पर्श नहीं करती हो। ऑप्शन है पहले ता, दूसरा है ना, तीसरा है दा और चौथा है टा। तो इनमें से अगर टा वर्ण अगर हम देखें तो ये मूर्धन्य है, क्योंकि टा जब हम बोलेंगे तो उसमें हमारी जिह्वा जो होगी वो दंत को स्पर्श नहीं करेगी बल्कि मूर्धा को स्पर्श करेगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने उन्हें कहते हैं। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि जो सजातीय स्वरों से बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। तो ऑप्शन जो पहला है वही सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर। 41वां क्वेश्चन है, अर्ध विपरीत स्वर है। पहला है ऊ, दूसरा है ए, तीसरा है आ और चौथा है ए। तो अर्ध विपरीत स्वर जो इनमें से हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा दूसरा ए। 42वां, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। ऑप्शन है पहला वृत्ताकार स्वर, दूसरा है संवृत स्वर, तीसरा है अनुनासिक स्वर और चौथा है निर्नुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जो वायु होती है वो मुख के साथ साथ
नाक से भी निकले तो उनको तो बोलेंगे अनुनासिक, लेकिन जिनमें केवल जो है मुख से ही वायु निकले उसे हम बोलेंगे निर्नुनासिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य यानी कि जिसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हुआ है, ऐसा जोड़ा बताना था। पहला ऑप्शन था उ उ, दूसरा था रा वा, तीसरा था ए आई, चौथा था आ। तो कंठ तालव्य जो हो जाएगा आंसर होगा तीसरा ए आई। 44वां क्वेश्चन, जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर, तीसरा महास्वर, चौथा उपरोक्त सभी। तो जब सजातीय से बनेंगे तब तो दीर्घ स्वर कहेंगे, और जब विजातीय स्वरों के मिलने से बनेंगे तो उन्हें कहते हैं, आंसर होगा दूसरा संयुक्त स्वर। 45वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना था। और ऑप्शन जो थे महाप्राण के वो थे पा, जा, घा और वा। तो इनमें से जो हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्पप्राण होगा। घा में दिख रहा है चौथे नंबर का है, तो ये महाप्राण हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है किसके टाइप में ये बताना था। तो ह्रस्व दीर्घ किसके टाइप हो गए? स्वर के। तो आंसर हो जाएगा पहला स्वर। 47वां, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन था पहला संयुक्त व्यंजन, दूसरा था अल्पप्राण, तीसरा था अंतस, चौथा था महाप्राण। तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 क्वेश्चन जो है, स्वर की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन है पहला जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा नहीं निकलती, दूसरा है जो ध्वनियां सुनने में मधुर होती हैं, तीसरा है जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से आबाद गति से निकलती है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सटीक परिभाषा होगी वो तीसरी होगी। अधिकतर बुकों में जो होगी यही परिभाषा होगी और ये सटीक है। बाकी जो और ऑप्शन है वो कहीं से मेल नहीं खाते इसकी परिभाषा से। 49वां क्वेश्चन है, स्वरों के दो प्रकार कौन से हैं? अब ये स्वरों के, वर्णों के नहीं पूछ रहा स्वर व्यंजन, ये स्वरों के दो प्रकार पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पहला स्वर और व्यंजन, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये स्वर के प्रकार पूछ रहा है, तो स्वर के प्रकार में व्यंजन नहीं आएगा। अगर वर्ण पूछ रहा होता तो अलग बात होती। तो पहला ऑप्शन अगर आपने जल्दीबाजी में इसे टिक किया है तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये स्वर के ही प्रकार पूछ रहा है, वर्णों के नहीं पूछ रहा। दूसरा ध्वनि और वर्ण, तीसरा है मूल स्वर और संधि स्वर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आंसर जो होगा इसका होगा तीसरा मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर वो होंगे जो कि स्वतंत्र रूप से हैं, और संधि स्वर वो होंगे जो दो स्वरों के मिलने से बने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है 50वां क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं, जिनमें क्या करें औरों के उच्चारण की आवश्यकता पड़ जाए। जैसे कि हम ए बोलेंगे तो आ प्लस ई जो है हमें इनकी आवश्यकता लेनी पड़ रही है। अच्छा, ये तो 50 क्वेश्चन हो गए, यहाँ तक हिंदी के क्वेश्चन थे। अब आगे जीएस के क्वेश्चन हम देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुवाई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो एक फॉर्मूला है ज्योग्राफी का ये। ऑप्शन है पहला सस्य सघनता, दूसरा है फसल चक्र की तीव्रता, तीसरा है फसल उत्पादकता, और चौथा है सस्य विविधता। तो जब हम कुल सस्य क्षेत्रफल को भाग देते हैं वास्तविक बुवाई क्षेत्र से तो इसे कहते हैं सस्य सघनता। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित थी। ऑप्शन है पहला मत्स्य उत्पादन से, दूसरा है कोयला उत्पादन से, तीसरा है कच्चा तेल उत्पादन, और चौथा है सरसों उत्पादन। तो काली क्रांति को अगर हम देखेंगे तो जनरली ये पेट्रोलियम से संबंधित थी। किससे थी? पेट्रोलियम से संबंधित थी, जिसमें कि हमें वैकल्पिक भी और जो मुख्य भी होते हैं पेट्रोलियम स्रोत, इन पे जोड़ दिया गया था। तो इनमें सबसे सही जो ऑप्शन होगा वो कच्चा तेल उत्पादन होगा, ठीक है, कोयला नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? कच्चा तेल। जनरली जो पेपर में ऑप्शन आते हैं उसमें पेट्रोलियम ही लिखा होगा सीधे सीधे, लेकिन इन ऑप्शनों में अगर जाएं तो सबसे सुटेबल जो होगा वो कच्चा तेल उत्पादन हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऑप्शन है पहला 15, दूसरा है 17, तीसरा है 19 और चौथा है 20। तो वर्तमान में जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या हो चुकी है, आंसर होगा चौथा 20। 54वां क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है सिक्किम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से जो रासायनिक खादें होती हैं इनके प्रयोग को हमने बंद कर लिया है और बिल्कुल जैविक खेती की ओर ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 55, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का है, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का है। ऑप्शन है पहला करनाल में,
दूसरा है हिसार में, तीसरा है आनंद में और चौथा है जयपुर में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो पहला होगा करनाल हरियाणा में। 56 है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है? पहला ऑप्शन था उड़द, दूसरा गेहूं, तीसरा राई और चौथा मक्का। तो इनमें से वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो हो जाएगी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मक्का। 57वां क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है, यानी कि जिसको हम निर्यात नहीं करते हैं? ऑप्शन है पहला गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरा है चीनी और चौथा है दालें। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दालें। दलहन जो है हम जो है कुछ मात्रा में आयात करते हैं, भारत में इसका उत्पादन भी होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम इसका क्या करें, सामान्यतः निर्यात करें। तो दालें इसका आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय कहा था? ज़्यादातर पेपरों में लैंग्वेज संविधान की आत्मा करके ये आती है, इसमें संविधान का हृदय लिखा है। ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। 59 जो है मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन है पहला वाद योग्य, दूसरा है अवाद योग्य, तीसरा लचीले, चौथा कठोर। तो मौलिक अधिकार जो है इसका आंसर होगा पहला वाद योग्य। वाद योग्य यानी कि इनमें मौलिक अधिकार जो हैं इनके आधार पे जो है न्यायालय में डिसीजन हो सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो इसके लिए रिटें जारी कर सकती है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी इस संबंध में रिटें जारी कर सकती है। तो वाद योग्य होते हैं मौलिक अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हो गए, मौलिक कर्तव्य जो हो गए, ये वाद योग्य नहीं होते। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ऑप्शन है पहला समानता के अधिकार से, दूसरा संपत्ति के अधिकार से, तीसरा धर्म की स्वतंत्रता से, चौथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो इसको हम देखें तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जो बात की गई है 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत की गई, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से, क्योंकि अनुच्छेद 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 61वां क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ऑप्शन है परमादेश, दूसरा है उत्प्रेषण, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है अधिकार परीक्षा लेख। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो दो न्यायिक क्षेत्र की रिटें होती हैं, एक प्रतिषेध लेख होता है और दूसरा उत्प्रेषण लेख होता है। ठीक है, प्रतिषेध लेख जो होता है वो कब जारी किया जाता है कि जब कोई निम्न न्यायालय ऐसे केस की सुनवाई कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो और अभी उसमें सुनवाई चल रही हो। तो अगर अभी उसमें सुनवाई चल रही है तो सुनवाई को रोकने के लिए भेजा जाएगा प्रतिषेध लेख। लेकिन अगर निम्न न्यायालय ने उस केस में अपना डिसीजन सुना लिया है, यानी कि अब वो लंबित नहीं रह गया बल्कि उसमें डिसीजन सुना दिया गया है, तो उस केस में वहाँ पे जो है ऊपर उस केस को मंगाने के लिए लगता है उत्प्रेषण लेख। तो दोनों में बारीक सा अंतर होता है। तो अब इस लैंग्वेज को अगर हम देखें, ये बोल रहा कि कार्यवाही रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में, तो लंबित होने की दशा में जो हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा प्रतिषेध लेख होगा इसका। यानी कि जब तक डिसीजन नहीं हुआ है तब तक लगा सकते हैं प्रतिषेध लेख। अगर उसमें निम्न न्यायालय ने डिसीजन दे दिया हो तो तब कौन सा लगता है, उत्प्रेषण लेख लगता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है इसमें। 62 क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है पहला अनुच्छेद 15, दूसरा है अनुच्छेद 16, तीसरा है अनुच्छेद 17 और चौथा है अनुच्छेद 18। तो अस्पृश्यता उन्मूलन वाला अधिनियम जो है वो हो जाएगा, अनुच्छेद जो है वो हो जाएगा तीसरा अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के विषय में बताया गया और अनुच्छेद 35 में संसद से यह अपेक्षा की गई कि वो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंड विहित करने वाली विधि बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 63 वाला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन है पहला राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है मौलिक कर्तव्य और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अनुच्छेद 13 जो है जिसमें विधि को परिभाषित किया गया और साथ ही साथ ये बात एक बताई गई कि कोई भी विधि जो है वो मूल अधिकारों को शून्य नहीं कर सकती और जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी उस सीमा तक उसे शून्य मान लिया जाएगा। तो इसका संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, मौलिक अधिकारों से। 64 क्वेश्चन जो है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है पहले संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है मंत्रिमंडल। तो ये आपको बात याद रखनी है कि
मूल अधिकारों की सुनवाई तो वैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में होगी, लेकिन मूल अधिकारों की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा संरक्षक वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। 65 है गिल्ट एज्ड मार्केट किससे संबंधित है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। पहला है सराफा बाजार से, दूसरा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, दूसरा बंदूकों का बाजार, तीसरा है शुद्ध धातुओं का बाजार। तो गिल्ट एज्ड मार्केट जो है किससे संबंधित हो जाएगा? आंसर होगा दूसरा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, जिसमें बॉन्ड, डिवेंचर्स इत्यादि जो हैं खरीदे और बेचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि बीमा सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन है सेबी, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण और चौथा है साधारण बीमा निगम। तो बीमा क्षेत्र को जो देखने वाली कंपनी है वो उसका आंसर हो जाएगा तीसरा इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण, जिसे इरडा के नाम से हम जानते हैं और जिसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 67, किसी कंपनी के डिवेंचर धारक होते हैं। ऑप्शन है पहला शेयर धारक होते हैं वो, दूसरा है लेनदार होते हैं, तीसरा है देनदार होते हैं, चौथा निर्देशक होते हैं। तो डिवेंचर धारक जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंपनी के लेनदार, जिन्होंने उससे क्या लेना है? हिस्सा लेना है, उन्हें डिवेंचर धारक कहते हैं। 68, निम्न में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है? ऑप्शन है तेजड़िया, दूसरा है मंदड़िया, तीसरा है दलाल और चौथा है स्टैक। तो आपको इसमें याद रखना है कि दलाल जो होता है वो किसी प्रकार का सटोरिया नहीं होता शेयर मार्केट के अंदर। वो उसका काम केवल क्या होता है? शेयरों को बेचना होता है, जिसमें कि वो किसी भी प्रकार का अगर शेयर के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं उसका प्रभाव कोई भी दलाल के ऊपर नहीं पड़ता है। यानी वो कोई भी सटोरिया नहीं होता है, उसे केवल जो होता है उसका काम उस शेयरों को बेचना और खरीदना होता है, ये उसका काम होता है। तो दलाल इसका आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन जो है वो है भारत में कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? भारत की बतानी है। ऑप्शन है क्रेसिल, दूसरा है केयर, तीसरा है मूडीज और चौथा है उपरोक्त सभी। क्रेसिल और केयर जो है ये दोनों तो भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, और तीसरा जो है मूडीज, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसका भारत से संबंध नहीं है। तो आंसर हो जाएगा मूडीज। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो है ही मूडीज, लेकिन ये भारतीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70वां, भारत में शेयर बाजारों के मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? यानी ये पूछना चाह रहा है कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन है इसमें पहला पूंजी निर्गमन नियंत्रक, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा है भारतीय कंपनी लॉ बोर्ड, चौथा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। तो ये आपको याद रखना है कि सेबी जो है इसको काम दिया गया है कि ये क्या करे? शेयर मार्केट को रेगुलेट करे। ठीक है, जिसके लिए सेबी एक्ट भी बना है फिर 1992 का। ठीक है, तो ये सारी जानकारी उससे जुड़ी हुई। 71 क्वेश्चन जो है पूंजी बाजार का आशय क्या है? शेयर बाजार से, दूसरा है वस्तु बाजार से, तीसरा है मुद्रा बाजार से, चौथा है उपरोक्त से भी। ठीक है, बाजारों को जब हम बांटते हैं तो जनरली दो कैटेगरी में बांट देते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। बैंकिंग सेक्टर पूरे जो आ जाएंगे वो मुद्रा बाजार में आ जाएंगे, और शेयर मार्केट जो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा? पूंजी बाजार में। तो इसमें हम जो बोलेंगे वो शेयर बाजार बोलेंगे, पूंजी बाजार का। 72 क्वेश्चन जो है डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक ऑप्शन जो है वो है रूसो, दूसरा है चार्ल्स डिकिंस, तीसरा है चार्ल्स डार्विन और चौथा है विंसेंट चर्चिल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक चार्ल्स डार्विन की। 73 क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर को किस उपनाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है देश प्रिय, दूसरा है देश रत्न, तीसरा है जननायक और चौथा है चाचा। तो कर्पूरी ठाकुर को जो जाना जाता है आंसर होगा तीसरा जननायक। ये उपनाम हो गए हैं। ठीक है, विविध वाला जो पोर्शन होता है उससे भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो ये उपनाम दिवस वगैरह आपको याद कर लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? पहला है जोधपुर, दूसरा धनबाद, तीसरा है आगरा, चौथा है जयपुर। तो आपको याद रखना है कि फैशन नगरी के नाम से भी और भारत के पेरिस के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर, दूसरा कटक, तीसरा जलाहली और चौथा है खड़कवासला। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र आपको याद रखना है खड़कवासला में। 76 क्वेश्चन है झुका झंडा प्रतीक होता है? ऑप्शन है पहला संकट का प्रतीक, दूसरा है शांति का प्रतीक, तीसरा है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, चौथा है विरोध का प्रतीक। तो झुका हुआ झंडा जो प्रतीक होता है आंसर होगा तीसरा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक।
77 जो है फेयरवेल टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फेयरवेल टू इंडिया पुस्तक के लेखक ऑप्शन है इसमें रूसो, दूसरा है जे.एम. बेरी, तीसरा है एडवर्ड थॉमसन और चौथा है डायना मास्की। तो जो ये क्वेश्चन है फेयरवेल टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन थे रूसो, दूसरा था जे.एम. बेरी, तीसरा था एडवर्ड थॉमसन और चौथा था डायना मास्की। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा एडवर्ड थॉमसन। 78 क्वेश्चन जो है पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मसूरी, दूसरा है नेतरहाट, तीसरा है डूंगरपुर और चौथा है शिलोंग। पहाड़ों की रानी होता तो तब मसूरी हो जाता, ठीक है। पहाड़ों की मलिका होता अगर तो नेतरहाट हो जाता, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर हो जाएगा। जब मलिका बोलेगा तो नेतरहाट हो जाएगा, पहाड़ों की रानी जो होगा वो मसूरी हो जाएगा, और पहाड़ों की नगरी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 79, ये शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है वेब विंडो, दूसरा है प्रदर्शन क्षेत्र, तीसरा है मॉनिटर और चौथा सक्रिय विंडो। यानी कि वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के लिए, अगर कोई वर्तमान में आप विंडो यूज कर रहे हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा चौथा एक्टिव विंडो उसे कहते हैं, यानी सक्रिय विंडो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? जब हम कॉपी कमांड देते हैं तो ये कहाँ सेव करती है? ऑप्शन है पहला डेस्कटॉप पे, दूसरा है क्लिपबोर्ड पे, तीसरा है प्रिंटर में और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आंसर जो होगा इसका होगा दूसरा क्लिप बोर्ड में। 81 क्वेश्चन है विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है पहला प्रोसेसर, दूसरा है डोमेन नेम, तीसरा है मॉडेम और चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको बताइए विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सारी उसकी सीरीज़ है। 82 क्वेश्चन है निम्न में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है? टेराबाइट, दूसरा गीगाबाइट, तीसरा किलोबाइट, चौथा बाइट। तो इनमें जो सबसे छोटा माप हो जाएगा वो हो जाएगा बाइट, ठीक है, चौथा हो जाएगा बाइट। 83 क्वेश्चन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI के विषय में ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस इसमें यूज की जाती है? ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा जॉयस्टिक और चौथा ट्रैक बॉल। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस होती है इसका आंसर होगा माउस। 84 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन या न्यूट्रॉन। तो परमाणु एटम को जब हम देखते हैं तो इसके न्यूक्लियस में दो कण होते हैं, जो एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर कक्षाओं में गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं इसके पार्ट हैं, जबकि फोटोन इसका पार्ट नहीं है। प्रकाश के छोटे छोटे जो पैकेट्स के रूप में जो प्रकाश आता है उसे फोटोन कहते हैं, तो उसका इससे लेना देना नहीं है। 85 है परमाणुीय नाभिक किसने खोजा? ऑप्शन है रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या थॉमसन ने। तो परमाणुीय नाभिक जो खोजा था वो खोजा था रदरफोर्ड ने, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? पहला मोल, दूसरा अणु, तीसरा परमाणु, चौथा आयन। तो आंसर हो जाएगा परमाणु, यानी एटम जो होते हैं वो बराबर नंबर में होते हैं। 87 है परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन है पहला आपबाउ सिद्धांत द्वारा, दूसरा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा, तीसरा है हुंड के नियम के द्वारा, चौथा है पाउली के अपवर्जन नियम द्वारा। तो जब हम परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो उसमें हम बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में उन्हें भरते हैं, और ये नियम जो है ये आपबाउ का सिद्धांत है। 88 क्वेश्चन है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, दूसरा है चैडविक, तीसरा है रदरफोर्ड, चौथा है न्यूटन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज जो की है वो किसने की है? चैडविक ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी वो थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी, जिसको बाद में रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था? प्रोटॉन नाम दिया था। 89 क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? अब ये किसी अनशन की बात भी नहीं कर रहा है, ना किसी आंदोलन की बात कर रहा है, केवल जन भाषण की बात इसने की है कि पहला जन भाषण कहाँ दिया गया। ऑप्शन है पहला बंबई में, दूसरा लखनऊ, तीसरा चंपारण और चौथा वाराणसी। ठीक है, अब चंपारण में सत्याग्रह जरूर किया था, लेकिन पहला जन भाषण जो दिया था वाराणसी। इसका आंसर होगा वाराणसी में। 90 क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है पहला बीजी तिलक ने, दूसरा है JL नेहरू ने, तीसरा है MK गांधी ने, या चौथा है सरदार पटेल ने। तो ये लाहौर अधिवेशन जो था ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था, और इस समय पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्हीं के द्वारा ये जो पूर्ण स्वराज का संकल्प है ये पेश किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर। 91 क्वेश्चन है किसने कहा था आलोचना व स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं?
ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा है सचिंद्रनाथ सन्याल और चौथा है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसको अगर हम देखें, किसने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ये कथन भगत सिंह का। तो आंसर होगा पहला। 92, मुजफ्फरनगर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ था। तो ये क्वेश्चन पहले वाले पेपरों में भी आपको देखने को मिला होगा। तो इसका आंसर है प्रफुल्ल चाकी। इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट किए उनमें भी ये क्वेश्चन था। 93 क्वेश्चन, निम्न सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है बारदोली, चौथा है खेड़ा। तो इनमें से जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हुआ है, आंसर होगा तीसरा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली में जो नेतृत्व किया है वो सरदार पटेल ने किया था, और वहाँ पे सरदार पटेल ने जो नेतृत्व किया और जो सफल नेतृत्व पटेल का रहा, जब बारदोली आंदोलन सफल रहा था उसके बाद वहाँ पे महात्मा गांधी गए थे, और बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने ही जो सरदार की उपाधि थी वो पटेल को दी थी। ठीक है, लेकिन पेपरों में जो ऑप्शन रहते हैं वो बारदोली की महिलाओं इस टाइप के बने रहते, लेकिन ऐसे में जब हम हिस्ट्री को पढ़ें तो बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने वो उपाधि दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 94, निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा। ऑप्शन है पहला लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दूसरा है लॉर्ड वेबल, तीसरा है लॉर्ड लिनलिथगो और चौथा है लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। तो इसमें जो आंसर होगा राजनीतिक फिरौती जो कहा है लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक है, 1942 के समय पे भी लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वो रहे थे, यानी कि भारत में वायसराय का इन्होंने पद संभाला था, तो इन्होंने ही गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कह दिया था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन है पहला जयप्रकाश नारायण, दूसरा है जेपी कृपलानी, तीसरा है विनोबा भावे और चौथा है श्री गुरुजी। तो भूदान आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे विनोबा भावे। 96 जो है ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन था, उपग्रह कक्षा प्रक्षेपणास्त्र, आंसर होगा दूसरा प्रपथ। 97 में विषम का चयन करना था, इसका आंसर होगा तीसरा। 98 जो था इसमें दूसरे नंबर का सबसे लंबा व्यक्ति बताना था, तो आंसर होगा तीसरा कमल। और 99 जो था ये प्रतिशत का क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा तीसरा 32.8%। और 100वां क्वेश्चन जो था ये रेशियो का था, वर्तमान आयु इसमें बतानी थी और आंसर हो जाएगा पहला 24 वर्ष। ठीक है, तो इस टाइप से ये 100 क्वेश्चन थे जो इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ तक की हो चुकी, जिसमें कि ये 100 क्वेश्चन थे। इनको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको उत्तराखंड हिंदी के लग रहे हैं या जीएस के लग रहे हैं उनको आपको नोट करना है, क्योंकि कंप्यूटर के जीएस के क्वेश्चन कई सारे रिपीट पेपरों में आ जाते हैं। उत्तराखंड के तो थोड़ा बहुत नए क्वेश्चन जो हैं वो पेपरों में आ रहे हैं, लेकिन जीएस के जो हैं वो हाईलाइट क्वेश्चन ही पेपरों में आ रहे हैं। तो एक बार आपको ये नोट करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपको वीडियो जो है बहुत जल्दी दिख जाए। अगर आपको उत्तराखंड हिंदी की आप थ्योरी की क्लासें लेना चाहते हो, अगर आपने इससे पहले अभी जीएस जो है उतना अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है, तो आप थ्योरी की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।